हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने परिवार एमएस स्टडी पॉइंट में। जी हाँ दोस्तों, आज हम गणित वाले पोर्शन में हम आपके सामने गुणनखंड को लेकर उपस्थित हैं। तो दोस्तों, बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में आपसे प्रश्न किया जाता है कि कोई एक संख्या दे देगा और कहेगा इसके गुणनखंडों की संख्या बताइए, और कभी कभी पूछ लेता है गुणनखंडों का योग बताइए, या कभी ऐसा प्रश्न कर लिया जाता है कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। तो उस दृष्टिकोण को देखते हुए हम आपके बीच में ये गुणनखंड वाला पोर्शन लेकर उपस्थित है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं ये गुणनखंड है क्या और इसे कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये गुणनखंड है। तो गुणनखंड में 3 सवाल बनते हैं। एक गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना, ठीक, और इस गुणनखंडों की संख्या में 3 पार्ट होते हैं। फिर गुणनखंडों का योग ज्ञात करना और फिर अभाज्य गुणनखंड की संख्या। इस मुद्दे पर पहुंचने से पहले हम एक चीज स्पष्ट कराना चाहूंगा कि गुणनखंड कहते किसे हैं। तो गुणनखंडों की जो परिभाषा होती है आप मान सकते हैं कि यदि कोई संख्या जिस संख्याओं से कटती है, ठीक है, वही उसका क्या कहलाता है, गुणनखंड कहलाता है। ठीक है दोस्तों, कोई संख्या जिस संख्या से विभाजित होती है वही उसका गुणनखंड कहलाती है। जैसे आपने देखा ये 6 है और 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3। तो ये जो 2 गुणे 3 के रूप में लिखा गया है यही 6 का क्या कहलाता है, गुणनखंड कहलाता है। अब हमने कहा कि कोई भी संख्या जिस संख्या से विभाजित होती है, ये 6 जो है 2 से भी विभाजित हो जाएगी और 3 से भी विभाजित हो जाएगी। तो जिनसे जिनसे विभाजित होती है वही संख्या क्या कहलाती है, आपका गुणनखंड कहलाती है। तो कहने का मतलब आप 6 को संख्या मान सकते हैं और इनको आप कह सकते हैं गुणनखंड। क्या कह सकते हैं दोस्तों, गुणनखंड कह सकते हैं। बात क्लियर हुई यहाँ तक। कोई भी संख्या जिन संख्याओं से विभक्त होती है वही क्या कहलाती है, उसका गुणनखंड कहलाता है। अच्छा, लगे हाथ गुणज को भी समझ लेते हैं। अब ये गुणज क्या कहलाता है? गुणज का मतलब होता है गुणज का मतलब होता है कि जैसे किसी संख्या को पहाड़ा के रूप में लिखते जाइए, ठीक, तो जो पहाड़ा के रूप में लिखा रहता है, टेबल के रूप में जो लिखा रहता है वही उसका गुणज कहलाता है। ठीक है, जैसे आप लिख सकते हैं 6 को 6, 12, 6 त्रिक 18, 24, ठीक, 30, ऐसे जो आगे बढ़ता रहता है यही क्या कहलाता है, आपका गुणज कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, गुणज कहलाता है। तो आपने यहाँ देखा गुणनखंड और गुणज क्या होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इस गुणनखंड और गुणज से संबंधित कुछ बातें हैं जो आपको जानना पड़ेगा। हमने आपको दिखाया कि 6 जो है एक प्रकार की आपकी संख्या है और 2 गुणे 3 इसका गुणनखंड है। क्या है, गुणनखंड। इसको आप समझ गए। अब इस गुणनखंड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिसे आप ध्यान में रखिए। जैसे पहली बात होती है कि एक जो होता है आपका, ठीक, एक सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है। क्या, एक जो होता है वह सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है। जैसे चाहे 17 हो या 18 हो या 520 हो, कोई भी संख्या हो वह संख्या 1 से जरूर कट जाएगी। इसलिए जब 1 से जरूर विभाजित हो जाएगी तो 1 जो होगा वो सभी संख्याओं का गुणनखंड कहलाता है। ठीक, दूसरी पॉइंट ये होगी कि कोई भी संख्या स्वयं का गुणनखंड कहलाती है। कोई भी संख्या स्वयं का गुणनखंड होती है। जैसे 17 है तो 17 स्वयं का एक गुणनखंड होता है, क्योंकि 17 से विभक्त हो सकता है। इसलिए 17 जो होता है स्वयं का एक गुणनखंड होता है। कहने का मतलब 17 को हम 1 गुणे 17 के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए ये 17 जो है इस 17 का एक गुणनखंड कहलाएगा। इसलिए हमने आपसे कहा कि जो संख्या होती है वह स्वयं का गुणनखंड होती है। संख्या जो होता है आपका वह स्वयं का क्या होता है, गुणनखंड होता है। अब तीसरी पॉइंट पर आते हैं। तीसरी पॉइंट होती है कि एक ऐसी संख्या है जिसके केवल एक ही गुणनखंड होते हैं। केवल एक ऐसा संख्या है जिसके केवल एक गुणनखंड होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, एक गुणनखंड होते हैं। एक ऐसी संख्या है जिसके केवल एक गुणनखंड होते हैं। बाकी इसी आधार पर थोड़ा सा और आगे बढ़ ले चौथे पॉइंट पे, तो एक को छोड़कर, ठीक, एक को छोड़कर आगे की सभी संख्याओं का कम से कम 2 गुणनखंड होता है। कितना होता है, कम से कम, ठीक, कम से कम कितने गुणनखंड होते हैं, 2 गुणनखंड होता है। मतलब एक का केवल एक ही गुणनखंड होता है, लेकिन एक को छोड़कर इसके आगे की चाहे जितनी संख्याएं होंगी कम से कम उसका 2 गुणनखंड
जरूर होता है और अधिकतम चाहे जितना हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये रही गुणनखंड से संबंधित कुछ बातें। आपसे प्रश्न कर लिया जाएगा कि क्या प्रश्न कर लिया जाएगा, हो सकता है आपसे ऐसा प्रश्न कर लिया जाए कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसके केवल एक गुणनखंड होते हैं। तो वहां पर ऑप्शन दिया रहेगा। अब आप हमारी बात को समझ गए होंगे। ऐसी कौन सी संख्या है जिसके केवल एक गुणनखंड होते हैं, तो आप बताएंगे एक ऐसी संख्या है जिसका केवल एक गुणनखंड होता है। तो चलिए अब हम आते हैं, थोड़ा सा गुणज पर भी चर्चा कर लेते हैं। अब ये गुणज से संबंधित क्या बातें हैं। गुणज जो होता है कि किसी भी संख्या का गुणज जो होता है वो अनंत तक होता है। किसी भी संख्या का जो गुणज होता है, ठीक है, वह अनंत तक होता है। कहां तक होता है? अनंत। किसी भी संख्या का गुणज अनंत तक। जैसे 5 को ले लीजिए, 5 को आप अनंत तक गुणा करा सकते हैं या अनंत तक इसकी टेबल बना सकते हैं, पहाड़ा पढ़ सकते हैं। ठीक है, किसी संख्या का जो गुणज होता है वह अनंत तक होता है। और दूसरी पॉइंट इसके बारे में आप समझ सकते हैं कि जो संख्या होती है वह स्वयं का भी गुणज होता है। जैसे आप 6 का गुणज ढूंढेंगे तो 6 का पहले ही 6 आएगा गुणज, उसके बाद 12 आएगा, उसके बाद 18 आएगा, उसके बाद आगे बढ़ेगा। इसलिए आप कह सकते हैं कि संख्या स्वयं का भी एक गुणज होती है। संख्या जो होती है वह स्वयं का ठीक एक गुणज होती है। यहां तक बातें क्लियर हुई दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम पहुंचते हैं अपने मेन मुद्दे पर। ये तो थी कुछ उससे संबंधित बातें। आशा करता हूं कि आपको समझ में भी आया होगा। यदि समझ में नहीं आता है तो वीडियो को एक बार 2 बार देख लीजिएगा। चलिए अब हम आते हैं गुणनखंडों की संख्या पर। अब कोई भी संख्या दे दिया जाता है तो हमसे पूछा जाता है गुणनखंडों की संख्या बताइए। तो इन गुणनखंडों की संख्या में 3 प्रकार से होती है। एक होता है कुल गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या, ठीक है दोस्तों। और दूसरा जो आपको निकालना है सम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या, ठीक। और तीसरा जो आपको निकालना है विषम गुणनखंडों की संख्या। क्या? विषम गुणनखंडों की संख्या। तो इस प्रकार से एक सवाल में 3 सवाल बनते हैं। गुणनखंड में सबसे पहले हम गुणनखंडों की संख्या निकालना पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम? सबसे पहले हम गुणनखंडों की संख्या निकालना पढ़ेंगे। और गुणनखंडों की संख्या में हम 3 प्रकार से गुणनखंडों की संख्या निकालते हैं। एक तो कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, और दूसरा सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, और तीसरा विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। जैसे कोई एक संख्या दे दिया जाए और कहा जाए कि विषम गुणनखंडों की संख्या बताइए, तो जब आप पढ़े रहेंगे तो बड़े आसानी से निकाल ले जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कुल गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं। आगे बढ़ते हैं। पहले हम एक सवाल लेंगे, सवाल को लगाएंगे, उसके बाद वहां से हम नियम निकालेंगे। ठीक है दोस्तों। जैसे मान लेते हैं कोई एक सवाल लेते हैं, मान लेते हैं हम ले लेते हैं 120 को। किसको ले लेते हैं? 120 या 210, किसी को भी ले ले। एक क्वेश्चन हम लेते हैं, मान लेते हैं कहा जा रहा 210 के गुणनखंडों की संख्या बताइए। तो यहां पर गुणनखंडों की संख्या में हम तीनों संख्या बताएंगे कैसे क्या होगा। तो जब आपसे किसी संख्या का गुणनखंडों की संख्या पूछे तो सबसे पहले आप उस संख्या का गुणनखंड करा लीजिए। 210 का पूछा जा रहा है तो 210 का सबसे पहले हम गुणनखंड कराएंगे। तो इस गुणनखंड वाली प्रक्रिया में आप बहुत पहले ही इस चीज को पढ़ लिए होंगे, इसे बताने की आवश्यकता नहीं कैसे निकाला जाता है। फिलहाल 2 1 के 2, 1 नहीं कटा, 2 5 10। आते हैं आगे, 3 3 का 9, 1 गया 15 हुआ, 3 5 15। फिर आगे बढ़ते हैं 5 7 35 और फिर 7 को 1। आपने देखा कि 210 को या 210 के गुणनखंड कैसे निकले? 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। ठीक। अब जो ये गुणनखंड है आपके, इनको घात में बदल दीजिए। घात में कैसे बदलेंगे? अगर हम आपसे कहें कि 2 का गुणा कितनी बार हुआ है तो आप हमसे कहेंगे 1 बार हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 1। और 3 का गुणा कितना देख रहे हैं? 3 का गुणा 1 बार हुआ है, इसलिए 3 की घात 1। 5 का भी वही हाल है, घात 1 बनेगा, और 7 का भी वही हाल है कि घात 1 बनेगा। चलिए अब आते हैं। अब कुछ करने की जरूरत नहीं, बहुत ध्यान से देखिएगा। यहां से हम तीनों सवाल को एक ही साथ लेंगे। पहला सवाल बनेगा कुल गुणनखंडों की संख्या। क्या दोस्तों, बार बार गलत हो जा रहा है। कुल गुणनखंडों की संख्या। तो चलिए देखते हैं कुल गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालेंगे।
कुल गुणनखंडों की संख्या जब आपसे पूछ ले तो आपको कुछ नहीं करना है, जो गुणनखंडों का घात है उसके घात में एक जोड़कर सबको गुणा करा दीजिए। जो उसका घात है उसके घात में एक जोड़कर गुणा करें। दोस्तों इसके घात में एक जोड़कर क्या करेंगे, गुणा करा देंगे। तो यहां पर हमने देखा इसका घात 1 है तो इसमें 1 जोड़ दीजिए, ठीक। फिर गुणा कराएंगे, अगले वाले के घात में 1 जोड़ देंगे, गुणा करा लेंगे बीच में। फिर अगले वाले घात में 1 जोड़ देंगे, गुणा कराएंगे। फिर अगले वाले घात में 1 जोड़कर गुणा करा लेंगे। तो आपने देखा 1 1 2 गुणे 2 गुणे 2 सॉरी गुणे 1 1 2। तो जब आप गुणा कराएंगे यहाँ पर तो 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 हो जाएगा। तो आपके जो गुणनखंडों की संख्या प्राप्त हुई वह आपकी आ गई 16। तो 210 के कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी निकली, तो कुल गुणनखंडों की संख्या निकल गई 16। अब हम आगे बढ़ते हैं, दूसरा सवाल लेते हैं। दूसरा सवाल अगर आपसे पूछ ले सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, भाई जब आपसे पूछ लिया कि 210 के सम गुणनखंडों की संख्या बताइए, तो आप क्या करेंगे। तो सम गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए, सम गुणनखंड की संख्या निकालने के लिए आप एक काम कीजिएगा, जो सम संख्या पर घात रहेगा उसमें आपको 1 नहीं जोड़ना है, बाकी सब पे 1 जोड़ डालिए और सबको गुणा करा दीजिए आपस में। हमने क्या कहा कि जो सम संख्या की, ठीक, जो सम संख्या की घात रहेगी उसमें आपको 1 नहीं जोड़ना है, बाकी सभी संख्याओं पर 1 जोड़कर गुणा करा दीजिए। तो सम संख्या की घात 1 है, 1 लिख लेंगे, इसमें 1 हमें नहीं जोड़ना है। अब हम आते हैं अगले पर। अगले पर घात 1 है तो इस 1 में जब 1 जोड़ेंगे तो थोड़ा हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 2 हो जाएगा, और जब इसके घात में 1 जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा, और इसके घात में 1 जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा। तो आपने यहां पर देखा दोस्तों, नीचे जगह नहीं है इसलिए मैं सीधा लिख दे रहा हूं। चलिए आपने इसे देखा 2 दूनी 4 दूनी 8 8 1 के 8। तो ये आपका आंसर बन जाएगा किस बात का, सम गुणनखंडों की संख्या का। बात यहां तक समझ में आई। तो सम गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई, 8 हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक सवाल और छोटा है, विषम गुणनखंडों की संख्या। तो जब आप तीसरा प्राप्त करेंगे विषम गुणनखंड की संख्या, विषम गुणनखंड की संख्या, तो आप यहां देखेंगे जब आपसे पूछ लिया जाए विषम गुणनखंडों की संख्या बताइए, तो आपको एक काम करना है कि इन गुणनखंडों के क्रम में जो सम वाली संख्या रहेगी उससे कोई मतलब नहीं है, और जितनी विषम वाली संख्या रहेगी सबकी घात में 1 जोड़कर गुणा करा दीजिए। तो इस सम वाले से कोई मतलब नहीं रहेगा। अब विषम गुणनखंड की संख्या निकालते समय इस सम वाली संख्या से कोई मतलब नहीं रहेगा। आगे जितनी संख्याएं विषम है सबकी घात में 1 जोड़कर गुणा करा दीजिए। तो इसके घात में जब 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, फिर इसके घात में 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, फिर इनके घात में 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा। तो आपने देखा 2 दूनी 4 दूनी 8, क्या निकल गई विषम गुणनखंडों की संख्या, 8। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि यह सवाल आपको समझ में आया होगा। फिर से मैं रिपीट करा दे रहा हूं, अगर आपको यहां आंसर की जांच करनी है तो कुल गुणनखंडों की संख्या 16 आई है, जिसमें से सम गुणनखंडों की संख्या 8 बन रही है। तो जाहिर सी बात अगला विषम वाला भी 8 बनेगा, क्योंकि 8 8 मिलकर कुल 16 हो जाएगा। तो क्या आपको समझ में आया। इसी पर एक सवाल और लेते हैं, तब इन्हीं सवालों में से हम आपको नियम निकाल कर दे रहे हैं, आपको हमेशा के लिए आ जाएगा। तो चलिए दोस्त देखते हैं, एक दूसरा सवाल लेते हैं। चलिए अब इसी के साथ हम दूसरा सवाल लेते हैं, और दूसरे सवाल में देखते हैं फिर पुनः इसी सवाल को। चलिए दोस्तों अब कोई दूसरा सवाल लेते हैं। अभी 2 सवाल लगाते लगाते हमें पूरा नियम यही क्लियर हो जाएगा, फिर अलग से लिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए देखते हैं, कोई संख्या लेते हैं 120। क्या लेते हैं, 120। कहा जा रहा है 120 के गुणनखंडों की संख्या बताइए। तो हमने कहा आपसे कि जब किसी संख्या के गुणनखंडों की संख्या पूछे तो सबसे पहले उस संख्या का गुणनखंड करा लीजिए। तो जब आप 120 का गुणनखंड कराएंगे तो पाएंगे 2 6 12, 2 3 60 और 2 15 30, 3 5 15 और 5 1 5। चलिए आप देख रहे हैं कि इस 120 का जो गुणनखंड होगा वो आपका मिला 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 3 और गुणे 5। अब आप इसे अगर घात के रूप में बनाना चाहें तो आप यहाँ पर देख रहे हैं 2 का गुणा 3 बार हुआ है तो 2 का घात 3, और गुणे 3 का गुणा 1 ही बार हुआ है तो 3 का घात 1, और 5 का गुणा 1 ही बार हुआ है तो इसलिए 5 की घात 1। अब यहाँ पर हमें तीनों सवाल निकालने हैं। पहला नंबर हो गया आपका कुल गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंड की संख्या। तो कुल गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए हमने क्या बताया आपको कि जितनी भी गुणनखंड है उनके घात में 1 जोड़कर गुणा करा दीजिए, उनके घात में 1 जोड़कर गुणा करा दीजिए। तो
तो इनके घात में इसका घात कितना है 3, तो इसमें 1 जोड़ेंगे। तो दोस्तों डायरेक्ट मैं काम कर ले रहा हूं, अब आपको समझ में आ गया होगा। इसके घात में जब हम 1 जोड़ लेंगे तो 4 हो जाएगा, फिर इसके घात में 1 जोड़ लेंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है। और फिर इनके घात में जब हम 1 जोड़ लेंगे तो ये भी 2 हो जाएगा, अर्थात आ गया 4 दूनी 8 दूनी 16। कितना आ गया आपका आंसर 16, अर्थात 220 के कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी होती है 16 होती है। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरे सवाल पर आते हैं। सम गुणनखंडों की संख्या, अब हम निकालेंगे सम गुणनखंडों की संख्या। सम गुणनखंडों की संख्या, तो सम गुणनखंडों की संख्या क्या हो जाएगी? हमने बताया था आपको पिछले सवाल में कि जब सम गुणनखंडों की संख्या पूछे तो सम वाली संख्या के घात में 1 नहीं जोड़ना है, जितनी घात है बस उतने लिख लीजिए, बाकी आगे की जो विषम संख्याओं की घात रहेगी उसमें आप 1 जोड़कर गुणा करा लीजिए। तो हम देख रहे हैं कि सम की घात में कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, जितना है उसको लिख लीजिए और इसके आगे की घात में 1 जरूर जोड़ लेंगे। तो इसके आगे की घात में यहां मैं जोड़ दे रहा हूं, नहीं तो आप भूल जाएंगे, फिर गुणा करा लीजिए, इसकी घात में आप 1 जोड़ लीजिए। अब देखिए क्या होता है, 3 गुणे, अब ये 1 और 1 मिलके 2 हो जाएगा, फिर 1 और 1 मिलके 2 हो जाएगा, तो 3 गुणे 2 मतलब 3 गुना 6 दूनी 12। कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। यहां तक आप बात समझ गए होंगे, ठीक है दोस्तों। सम गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई 12। अब हम आते हैं विषम। अगर आपसे कभी सवाल पूछ लिया विषम गुणनखंड की संख्या, तो आप कुछ मत कीजिएगा, जब कुल गुणनखंडों की संख्या 16 है और सम गुणनखंडों की संख्या 12 है, तो कुल में से सम वाले को घटा दीजिए, विषम वाला बच जाएगा, अर्थात इसका आंसर क्या आना चाहिए 4 आना चाहिए। लेकिन ऐसे हम सवाल नहीं, सवाल को हम पूरा लगाएंगे, कारण कि अगर डायरेक्ट केवल संख्या दे दे 120 के विषम गुणनखंडों की संख्या बताइए, तब आप क्या करेंगे, तो आपको विषम वाला निकालना ही पड़ेगा, इसलिए आपको निकालने आना चाहिए। तो विषम गुणनखंडों की संख्या में हमने आपसे बताया था कि सम वाली संख्या की घात से कोई मतलब नहीं होगा, सम वाली संख्या की घात से कोई मतलब नहीं होगा, जो विषम संख्याओं का घात रहेगा उसमें 1 जोड़कर गुणा करा दीजिए। तो विषम संख्या का घात 1 है तो 1 + 1 कर लेंगे, और गुणे विषम संख्या की घात 1 है तो 1 + 1 कर लेंगे। यहाँ पर 1 1 मिलकर 2 हो गया, सॉरी 1 1 मिलकर आपका 2 हो गया, और गुणे 1 1 मिलकर 2 हो गया, और आया कितना 2 दूनी 4। ये आपका आंसर बन गया 4। तो 120 के कुल गुणनखंडों की संख्या 16, सम गुणनखंडों की संख्या 12 और विषम गुणनखंडों की संख्या आपकी आ गई 4। चलिए दोस्तों, कुछ सस्पेंशन वाले अब क्वेश्चन आपके बीच में लेके आते हैं। जैसे आपका सवाल दे दिया जाए 128 में गुणनखंडों की संख्या बताइए, ठीक है। अभी आप समझेंगे कि सर जैसे लगा रहे हैं वैसे ये भी लगेगा, बिल्कुल लगेगा भैया, ऐसी बात नहीं है, बस थोड़ी सी सस्पेंशन भरी है, अभी आप वहां से कुछ सीख सकते हैं, इसलिए ऐसे सवाल को आपके बीच में लेके उपस्थित है। इसको ऐसे ही रहने देते हैं, नहीं तो बार बार लिखना पड़ता है, ठीक। बस सवाल को हम थोड़ा चेंज कर दे रहे हैं। सवाल में चेंज क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। हमने क्या सवाल रखा आपके बीच में 128 के गुणनखंडों की संख्या बताइए। फिर वही बात दोहराएंगे, जिसके गुणनखंडों की संख्या बतानी है सबसे पहले उस संख्या का गुणनखंड कराएंगे। तो 128 का गुणनखंड जब आप कराएंगे तो आपको यहां मिल जाएगा 2 6 12 2 4 8 2 3 6 2 दूना 4 2 16 में 32 2 8 16 2 4 8 2 दूना 4 और 2 1 2। देख लिया आपने, यहां पर विषम संख्या देखने को मिली ही नहीं। अब क्या करेंगे देखिए, तो हम लिख सकते हैं 128 बराबर 2 गुणे कितनी बार है कुल 3 3 6 1 7 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, इस प्रकार से आपका ये 7 बार गुणा हो जाएगा। तो हमने देखा इसे हम 2 की घात 7 बना सकते हैं, ठीक। अब क्या होगा, अब कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, वही नियम यहां भी अपनाएंगे। कुल गुणनखंडों की संख्या में जो घात रहेगा उसमें 1 जोड़कर गुणा करा देंगे। तो यहाँ पर 7 घात है, इसमें 1 जोड़कर गुणा करा देंगे। गुणा कराने के लिए आगे कोई संख्या नहीं है, तो इसलिए इसमें कुल गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी आपकी 8। कितनी हो जाएगी 8, ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब हम आते हैं सम गुणनखंडों की संख्या में। हमने बताया था सम गुणनखंडों की संख्या जब निकालिएगा तो सम संख्या की जो घात होगी उसमें आपको 1 नहीं जोड़ना है। तो सम संख्या 2 है, इसकी जो घात है 7, अब इसमें हमें 1 नहीं जोड़ना है, इसलिए जो आपका बच गया 7, यही आपका सम गुणनखंड की संख्या हो जाएगा। अब विषम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, हमने कहा था विषम गुणनखंडों की संख्या सम निकालते समय, विषम गुणनखंडों की संख्या निकालते समय सम संख्या से कोई मतलब नहीं होगा,
और यहाँ पर जब सम संख्या से हम कोई मतलब नहीं रखेंगे तो यहाँ पर हमारा एक बचता है। क्या बचता है? एक बचता है। कैसे? हम आपको स्पष्ट करा देना चाहता है कि जब विषम गुणनखंड की संख्या निकालना हो और यहाँ पर कोई भी विषम संख्या ना आया हो तो उसका एक मान लिया जाता है। क्या मान लिया जाता है? एक मान लिया जाता है। जैसे आपने यहाँ पर देखा कि कुल गुणनखंडों की संख्या, अगर हम यहाँ पर कुल गुणनखंड की संख्या लिखना चाहें तो 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, क्योंकि आप इसे गुणे 1 भी लिख सकते हैं। तो सम संख्या कुल गुणनखंडों की संख्या अगर आप देखें तो यहीं से आप निकाल सकते हैं कुल गुणनखंडों की संख्या आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गया। और सम वाले का कितना आ गया? सम वाले का आप देखेंगे, सम वाले का 1 2 3 4 5 6 7 आ गया। और विषम वाला जाहिर सी बात है यहाँ पर जो एक बच रहा है यही आपके विषम संख्या का गुणनखंड होता है, इसलिए यहाँ पर विषम संख्याओं का गुणनखंडों की संख्या एक मान ली जाती है। तो इस स्थिति में जब आपका यहाँ सम संख्या न बचे, जब आपका यहाँ सम संख्या न इस स्थिति में जब आपका यहाँ विषम संख्या न बचे तो विषम संख्या का केवल एक गुणनखंड माना जाता है। क्यों? क्योंकि हमने पहले ही बताया था कि सभी गुणनखंडों में एक जो होता है वो सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है। तो इसलिए चाहे जो संख्या रहेगा एक सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है और उसी एक को विषम गुणनखंडों की संख्या मान ली जाती है। तो इस प्रकार से आपका यह सवाल फाइनल हो जाता है। चलिए एक सस्पेंशन भरी और क्वेश्चन लेकर आते हैं जिसमें इस बार सम संख्या नहीं केवल विषम संख्या रहेगा। चलिए दोस्तों देखते हैं आगे। आपका दे दिया जाए 135 के गुणनखंडों की संख्या बताइए। तो हमने आपसे क्या कहा कि किसी भी संख्या का अगर गुणनखंडों की संख्या पूछे तो सबसे पहला काम उस संख्या का गुणनखंड कर डालिए। तो 135 का जब आप गुणनखंड करेंगे तो आप पाएंगे 3 चौक 12 3 पचे 15 3 इक्के 3 पचे 15 और 5 3 पचे 15 और 5 इक्के 5। एक बार फिर से देख लेते हैं। 3 चौक 12 1 बचा 15 3 इक्के 3 15 3 पचे 15। तो आपने यहाँ पर देखा कि क्या गुणनखंड होगा? 135 का हो जाएगा आपका 3 गुणे 5। और आपने यहाँ पर देखा कि यदि हम इसे बनाना चाहे तो 3 का गुणा 3 बार हुआ है इसलिए 3 घाते 3 और गुणे 5 का गुणा 1 बार हुआ है इसलिए 5 घाते 1 होगा। अब यहाँ पर इनके कुल गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या और विषम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालेंगे देखिए ध्यान से। कुल गुणनखंड की संख्या क्या हो जाएगी? वही बात फिर से दोहराना चाहूंगा कि गुणनखंडों की जितनी घात है उसमें एक जोड़कर आपस में गुणा करा दीजिए। तो इसमें 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 और गुणे फिर 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2, 1 1 2 हो जाएगा। तो 4 दूनी कितना हो गया? 8। तो कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी निकल गई? 8 निकल गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्त अब सम गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए वही रूल हम अपनाएंगे। हमने सम गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए कहा था, क्या कहा था कि सम संख्या की घात पर कुछ नहीं जोड़ेंगे, ठीक, केवल घात लिख देंगे और बाकी जो विषम संख्याएं हैं उनके घात में 1 जोड़ दिया जाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कोई भी सम संख्या नहीं है तो इसलिए सम संख्या आपका कुछ नहीं है तो 0 हो जाएगा। और जो विषम संख्या की घात बन रही है इसमें 1 जोड़ देंगे तो 3 और 1 ये आपका हो जाएगा 4 और इसमें जब 1 जोड़ देंगे इसके घात पर तो ये 1 1 2 हो जाएगा और कुल गुणा कराएंगे तो आपका आ जाएगा 0। तो यहाँ पर आपने देखा कि सम गुणनखंडों की संख्या इस स्थिति में 0 हो जाएगी। अच्छा विषम गुणनखंडों की संख्या देख लें। विषम गुणनखंडों की संख्या निकालते समय हमने आपसे कहा था कि सम संख्या से कोई मतलब नहीं है, तो वैसे भी यहाँ सम संख्या आया भी नहीं है। तो विषम संख्या जो बचेंगे उसके घात में 1 जोड़कर गुणा करा लीजिए। तो विषम संख्या की घात 1 3 है, 3 में 1 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा और विषम संख्या की घात 1 है, इसमें 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 4 दूनी 8। अर्थात ऐसी स्थिति में जब एक भी सम संख्या न बने गुणनखंड में तो सम गुणनखंडों की संख्या 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी दोस्तों? 0 हो जाएगी। अब इसके जो नियम बनते हैं बस यही नियम आप याद कर लीजिए। क्या रूल्स हैं गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए? ठीक, गुणनखंड की संख्या ज्ञात करते समय पहला नियम होता है, ठीक, कि गुणनखंड की संख्याओं की सभी घात में क्या होता है? कुल गुणनखंड के घात में 1 जोड़कर आपस में गुणा करा देते हैं। क्या करते हैं? आपस में गुणा करा देते, ठीक, कुल गुणनखंड।
और दूसरा सम गुणनखंडों की संख्या में सम गुणनखंड की संख्या निकालते समय सम संख्या की घात में एक नहीं जोड़ते। ठीक, बाकी आगे की प्रक्रिया स्वतः चलती रहेगी। और तीसरा विषम गुणनखंड की संख्या निकालते समय सम गुणनखंड से कोई मतलब नहीं होता। ठीक, आगे की प्रक्रिया आप जानते हैं। क्या बताया गया था? कुल गुणनखंड की संख्या निकालते समय क्या करेंगे, जो कुल गुणनखंड होंगे उसके घात में एक जोड़कर आपस में गुणा करा दीजिए, कुल गुणनखंडों की संख्या निकल जाएगी। सम गुणनखंड की संख्या निकालते समय हमने बताया था कि सम संख्या की घात पर एक नहीं जोड़ेंगे, बाकी आगे जो विषम संख्या बचेगा उसमें एक जोड़कर आपस में गुणा करा देंगे। विषम गुणनखंड की संख्या निकालते समय सम वाली संख्या से कोई मतलब नहीं रहेगा, आगे सारी प्रक्रिया वैसे ही होनी है। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूं कि गुणनखंडों की संख्या निकालने में जो तीनों टॉपिक थे वो आपको समझ में आए होंगे। तो यदि आपको नहीं समझ में आता तो वीडियो को एक बार दो बार और देखिएगा। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। इसी के साथ धन्यवाद।